नमस्कार साथियों। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना के बारे में मैं आपको पहले पूर्व में बता चुका हूँ। कौन पद्मावती थी, क्या उसकी कहानी थी और क्या मलिक मोहम्मद जायसी ने उस कथा में कहा है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3 के पाठ्यक्रम में सिंगल द्वीप वर्णन खंड की जो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस सिंगल द्वीप वर्णन के बारे में वर्णन किया है। सिंगल द्वीप वह जगह है जहाँ पर पद्मावती पैदा हुई। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती से पैदा हुई पद्मावती, जिनके प्रेम में पागल होकर के राजा रतन सेन, चित्तौड़गढ़ का राजा रतन सेन वहाँ आता है, उसको ब्याह करके ले जाता है। अब यहाँ पर कवि सिंगल द्वीप में क्या विशेषता है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहा है। पहला इसका जो छंद है उसकी हम चर्चा शुरू करते हैं। सिंगल द्वीप कथा अब गाओ, वो सो पद्मनि बरनि सुनाओ, बरंत दर्शन भाति विशेखा, जेई जस रूप को तेसे ही देखा, बनी सो दीप जह दीपक रानी, वो सो पद्मनि दृश्य अवतारी, सात दीप बर नई सब जोगू, एको दीप ने ओहि सर जोगू, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरा दीप सही होई न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, पूजन लंक दीप परिछाई, दीप कुशस्थल आरन परा, दीप मौस्थल मानुसरा, सब संसार पर में आए सातों दीप, एको दीप न उत्तमी सिंगल दीप समीप। यहाँ पर मोहम्मद जायसी पद्मावत के सिंगल द्वीप खंड में सिंगल द्वीप के में क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। इसमें सिंगल जो पद्मावती की जन्म स्थली थी सिंगल द्वीप, वो द्वीप क्या है और उस द्वीप के साथ में जो 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में सिंगल द्वीप की विशिष्टता का बखान यहाँ पर जायसी इस छंद के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से कर रहे हैं। सिंगल द्वीप कथा अब गाओ, जायसी कहते हैं कि अब मैं सिंगल द्वीप की कथा गा रहा हूँ। वो सो पद्मनि बरनि सुनाओ, और उस पद्मनि नारी का वर्णन करके मैं आपको सुना रहा हूं। वरन न दर्पण भाति विशेखा, जेई जस रूप सो तेसे ही देखा। वर्णन की विशेषता दर्पण की भांति होती है, जिसका जैसा रूप, जे ही जस रूप को तेसे ही देखा, जिसका जैसा रूप होता है दर्पण में वैसा ही दिखाई देता है। घनी सो दीप जह दीपक नारी, जिस प्रकार दर्पण होता है उसमें जिसका जैसा रूप दिखाई देता है, वैसे ही वर्णन के द्वारा जिसका जैसा रूप होता है वैसा ही पाठक या श्रोता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, बताया जाता है। धनी सो दीप जय दीपक नारी, वह दीप धन्य है जहां पर दीपक के समान नारियां हैं। वो सो पद्मनि दहस्र अवतारी, और ईश्वर ने उस पद्मनियों को अवतरित किया है, वो दीप धन्य है जिसमें इतनी सौंदर्यशील नारी का जन्म हुआ है। और सिंगल द्वीप तो ऐसा है कि जहाँ की नारियां दीपक के भांति धमकती हैं, और ईश्वर ने उस पद्मावती को वहां अवतरित किया है। 7 द्वीप बरने सब लोगों ने 7 द्वीपों का वर्णन किया है। एको दीप ने और सरी जोगू, लेकिन एक द्वीप भी सिंगल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकता। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया दीप उसके जैसा आलोकपूर्ण नहीं है।
देदिव्य विहान नहीं है, प्रकाशित नहीं है। और सरा दीप नहीं ओई न पारा। और जो दूसरा जो दीप है शरण दीप, उसकी समता नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल दीप में वो वैशिष्ट्यता गुण विद्यमान है कि शरण दीप भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दिया दीप नहीं तस उजियारा। इसके अलावा जो दिया दीप है, जो दीपक दीप है, उसके अंदर भी इस प्रकार का उजियाला नहीं है, इस प्रकार का उजाला नहीं है, इस प्रकार का प्रकाश नहीं है। जम्बू दीप को तस नाही। जम्बू दीप उसके समान नहीं कहा जा सकता, तस नाही उसके समान नहीं कहा जा सकता। पूज्य न लंक दीप परिछाई। और लंका दीप तो उसकी परछाई की भी क्षमता नहीं कर सकता। इसके अलावा दीप कुशस्थल आरन परा। कुशस्थल दीप तो जंगलों से भरा पड़ा है। दीप कुशस्थल आरन परा, जो कुशस्थल दीप है वो तो जंगलों से भरा पड़ा है। दीप मऊस्थल मानुसरा। और जो महु स्थल दीप है वह द्वीप तो मानव से रहित है, वहां तो कोई मनुष्य ही निवास नहीं करता, इसलिए यह भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। अब आगे जायसी कहते हैं कि सब संसार पर धर में आओ सातों दीप, कि इस संसार में ये ही सातों दीप सबसे पहले आए। एको दीप न उत्तमी सिंगल दीप समीप। लेकिन ये सातों दीप सबसे पहले आने के बावजूद केवल सिंगल दीप के समान इनमें से एक भी दीप उत्तम नहीं है। इतना सर्वश्रेष्ठ है जहां पर पद्मिनी जैसी नारियां जन्म लेती हैं, वह दीप सिंगल दीप सर्वश्रेष्ठ दीप है। अब इसके अंदर क्या विशेषता है, इस पद के अंदर, इस चौपाई के अंदर क्या कहना चाहता है जायसी? लोक कथा के अनुसार जायसी ने 7 द्वीपों का वर्णन किया है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि सिंगल द्वीप की रचना उनकी काल्पनिक रचना है। इसके अलावा जो कुशद्वीप और महुस्थल द्वीप के बारे में जायसी ने बताया है, उनकी भौगोलिक संगति यहाँ पर सटीक नहीं बैठती है। दूसरी इसकी जो विशेषता निकल कर के आती है कि जब पद्मावती को जायसी भ्रम का प्रतीक मानता है, तब सिंगल द्वीप को, क्योंकि सिंगल द्वीप तो उसकी जन्म स्थली है, तो उसे भी काल्पनिक आध्यात्मिक जगत में ही होना चाहिए, क्योंकि भ्रम का प्रतीक पद्मावती है और पद्मावती का जन्म सिंगल द्वीप में होता है, तो निश्चित रूप से वो भी आध्यात्मिक जगत होना चाहिए। जायसी का ऐसा भी मत जान पड़ता है। इसके अलावा कहीं न कहीं इसमें रहस्यवादता की झलक भी दिखाई देती है। यहाँ जो सातों द्वीप बताए हैं, वो सातों द्वीप अपने मुख्य अर्थ में तो हैं ही, इसके अलावा जो दिया द्वीप है वो नारी के सुंदर नेत्रों को कहा गया है। जो शरण द्वीप है वो पद्मिनी के कानों को कहा गया है। जो जम्बू द्वीप है वो जामुन जैसे काले केसों के लिए कहा गया है। लंक द्वीप है वो कटी प्रदेश को कहा गया है। कुश द्वीप है वो स्तनों को कहा गया है। और जो मऊस्थल है वो मऊस्थल अधस्थलों को कहा गया है। तो अब इसके अलावा जो इसके अंदर हम अलंकार देखते हैं वो असम और उपमा अलंकार ध्वनित होता है। छंद का जो प्रयोग हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि छंद यहाँ पर दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग जायसी ने किया है। इसके अलावा ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग इस चौपाई और इस दोहे के अंदर किया गया, तो ये इनकी विशेषता निकल करके सामने आती है। अगली चौपाई हम लेते हैं
गंधर्व सैन सुगंध नरेशु, सो राजा ये ताकर देसु, लंका सुनाओ रावण राजू, तेई चाही बड़ ताकर साजू, 56 कोटि कटक दर साजा, सबे छत्रवती औरंग राजा, सोर सैस घोर घोर सारा, सारु कारण बाल का तुखारा, 7 सहस्र अस्थि सिंगली, जिमि कैविलास ऐरापति वली, असुपति कै सिर मोर कहावा, गजपति कै अंकुश गजनावा, धरपति कै कहाव नरेंदु, भूपति कजन दोसर हिंदू, ऐस चकवे राजा चौखंड न होई, सबे आय सिरनावी सरवर करे न कोई। यहां पर जायसी अब से पहले उन्होंने दीपों के बारे में बताया, लेकिन इस चौपाई में वहां का राजा गंधर्व सेन, उस गंधर्व सेन की प्रभुता और उसकी शक्ति का यहां पर वर्णन जायसी इन चौपाई और दोहों के अंदर कर रहा है। क्या कहते हैं जायसी? गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सिंगल द्वीप में गंधर्व सेन प्रतापी राजा था। सो राजा ये ताकर देशु, वह राजा था और वह उसका देश था। लंका सुना सु रावण राजू, तेई चाई बढ़कर ताकर साजू। सुना जाता है कि लंका में रावण का राज्य था, समृद्धशाली राज्य था, लेकिन जो गंधर्व सेन का जो शासन था, जो राज्य था, वह उस रावण के राज्य से भी कहीं ज्यादा समृद्ध और यशस्वीशाली था। 56 कोटि कटक दर साजा, उसके पास 56 कोटि 56 करोड़ सेनाओं का दल था। सबे छत्रवती औरंगई राजा, और वह सभी सिंहासन वाले राजाओं का आधिपति था। औरंगई सिंहासन वाले, छत्रपति राजाओं का वो अधिपति था, राजा था। सोरे सैस घोर गुरसारा, उसकी आशुशाला में, गौरशाला, उसकी आशुशाला में 16,000 घोड़े थे। सारु करण बाल का तुखारा, और वो किन किन प्रजातियों के थे? जिनमें काले रंग वाले, सारु करण श्याम रंग वाले, काले कानों वाले, तुखारा तुषार देश के, तथा बालका बलख देश के भी घोड़े उनके पास मौजूद थे। 7 सहस्र अस्थिनी सिंगनी, इसके अलावा उनके पास 7,000 सिंगनी हाथी थे। जिम कैविलास ऐरापति वली, वे स्वर्ग के हाथी ऐरावत के समान शक्ति संपन्न थे। अशुपति कै सिरमोर कहावा, वह राजा अशुपतियों का शिरोमणि कहलाता था। गजपति कै अंकुश गजनावा, तथा गजपतियों को वह वैसे ही झुकाने के लिए विवश करता था, झुकने के लिए विवश करता था, जैसे अंकुश के सामने हाथी झुक जाता है। नरपति के कहाव नरेंदु, वह नरपतियों का नरेंद्र, नरेंद्र यानी राजा, वह नरपतियों का मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य और राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा वो कहलाता था। भूपति कजर दोसर हिंदू, और भूपतियों में संसार में द्वितीय इंद्र के समान था। ये उसकी शक्तिशाली और यशस्वी राजा गंधर्व सेन के बारे में यहाँ पर जायसी ने वर्णन किया है। आगे क्या कहते हैं? ऐसे चक्रवी राजा चौखंड में होई, कि वह ऐसा चक्रवर्ती राजा था जिसका आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। सबे आय सिरनावई सरवर करे न कोई, सभी नरेश उसे उसके पास जाकर प्रणाम करते थे और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। वो सभी राजाओं के अंदर श्रेष्ठ राजा था। अब इसमें क्या विशेषता निकल करके आती है, क्या विशेषता इस पद के अंदर, इस चौपाई के अंदर जायसी बताते हैं?
जायसी इसके अंदर प्रस्तुत जो अवतरण है उसमें सबसे पहले तो वो गंधर्व सेन की शक्ति संपन्न था, उसकी यशस्वी और उसके प्रभाव को उजागर करते हैं। इसके अलावा जायसी गंधर्व सेन के पात में विभिन्न प्रजातियों के जो घोड़े हैं उनकी नस्लों की जानकारी वो देते हैं, जिससे उनका जो घोड़े से संबंधित आशु विषयक जो ज्ञान है वो दर्शाता है कि निश्चित रूप से जायसी को था। दूसरी विशेषता है कि जायसी ने इंद्र का अधिवास कैलाश स्वीकार किया है, जबकि जो तथ्य अब तक है वो तथ्य ये बताते हैं कि कैलाश तो भगवान शिव का निवास स्थान है, न कि इंद्र का। तो ये एक नई पौराणिक कथा, पौराणिक मान्यताओं के विपरीत यहाँ पर जायसी ने इंद्र का जो निवास स्थान है वो निवास स्थान कैलाश बताया है। इसके अलावा जो विशेषता इस चौपाई में निकल करके आती है कि राजाओं की कई कोटियों का वर्णन, कि किस किस तरह की राजा होते हैं, उन कोटियों का बखान, उनका वर्णन भी यहाँ पर जायसी ने किया है। इसके अलावा अगर हम अलंकारों की बात करें तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। निश्चित रूप से दोहा और चौपाई छंदों का संपूर्ण पद्मावत के अंदर प्रयोग किया है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर भी दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और ठेठ अवधी भाषा इस चौपाई के अंदर व्यक्त की गई है। तो ये है सिंगलदीप के प्रथम दो दोहा और चौपाई। अगली कड़ी में हम इनकी आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।